कास्ट माइंस लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ओपन कास्ट माइंस में क्या है ना, इन ओपन कास्ट माइंस द हाइट ऑफ द बेंच, एक मैथ दे रहा हूं मैं, इसे बनाओ। द हाइट ऑफ बेंच, क्लियर करने के लिए जो सवाल है ना बाबू, उस सवाल को और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए, इसीलिए इस न्यूमेरिकल को यहां दे रहे जा रहा है, ठीक है। ओपन कास्ट बेंच इज लिखो 9 मीटर, कॉमा कॉमा द width of the widest machine, the width of widest machine is 7.2 meter, comma, and width of dumper is 3.1 meter. Calculate width of bench. यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ आप लिख सकते हैं, MECHNISED, मैकेनाइज्ड। In a mechanized open cast mines, the height of the bench is 9 meter, comma, the width of the widest machine is 7.2 meter and the width of the dumper is 3.1 meter. Calculate the width of bench. सिंपल एक सवाल है, सिंपल में दिया जाता, घुमाए फिराए नहीं, दो लाइन में मैंने सिंपल समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या है जो पढ़े उस टॉपिक में क्या है। देखो, तो अगर बाबू इसमें आप लोग जिसका जो बन गया है, ये तो 1 मिनट का बनाने वाला सवाल है, आप फटाफट बना के बताओ कि आंसर क्या है, बस आंसर टाइप करके बताओ। जो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझा है वो आंसर टाइप करके बता दे कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आप आंसर टाइप कर दो, बाद बाकी मैं देख, आप लोग आंसर टाइप करके भेज दो, बाद बाकी मैं देख लूंगा क्या है। जिससे बन गया आप आंसर टाइप करके बताओ। तो एक नंबर कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन नंबर बोलता है कि जो विड्थ ऑफ बेंच जो होता है ना, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को विड्थ ऑफ बेंच निकालना। देखो ध्यान से, हम लोग क्या निकालना, विड्थ ऑफ बेंच, विड्थ ऑफ बेंच ये निकालना, ठीक है। इस चीज को आइडेंटिफाई, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए पहला कंडीशन क्या होता है, जो बेंच का जो चौड़ाई होगा वो हाइट से कम नहीं होगा, ठीक है। वो किससे कम नहीं, हाइट से कम नहीं होगा। हाइट, तो हाइट कितना है, तो 9 मीटर है, यानी इसका क्या होगा, इसमें आएगा 9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, पहला फिगर। दूसरा नंबर बोलता है कि W प्लस 2 मीटर से कम नहीं होगा, तो W मतलब वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, तो वाइडेस्ट मशीन कितना है, 7.2 मीटर है, तो 7.2। सवाल समझ में आया कि नहीं, सवाल पहले समझ लो यार, नहीं तो फिर बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाएगा। पहले सवाल को समझा देता। बोल रहा है कि एक ओपन कास्ट माइंस में ना, कि जो बेंच का जो हाइट है, हाइट ऑफ द बेंच 9 मीटर का है, ठीक है। और जो वाइडेस्ट मशीन जो वहां चल रहा है वो कितना है, 7.2 मीटर का है, और जो डंपर चल रहा है उसका चौड़ाई है 3.1। तो आपको उसका बेंच का चौड़ाई बताना कितना होगा। सिंपल सवाल यही है और कुछ नहीं है, सिंपल सवाल यही है कि मशीन में जो बेंच का हाइट है 9 मीटर का है, वाइडेस्ट मशीन 7.2 मीटर का है, और डंपर का चौड़ाई 3.1 है। तो तीनों के हिसाब से बताओ कि बेंच का चौड़ाई कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि हाइट से कम नहीं होना चाहिए, तो हाइट कितना था, 9 मीटर, तो 9 मीटर से कम नहीं होगा, 1 नंबर कंडीशन पता चला। तो 1 नंबर कंडीशन में 9 मीटर। दूसरा क्या है, W प्लस 2 मीटर, तो W कितना था, 7.2। W मतलब जो वाइडेस्ट मशीन है उसका चौड़ाई प्लस 2 मीटर, प्लस 2 मीटर जोड़ दो, यानी कितना गया आंसर, 9.2 मीटर आ गया। 80 नंबर कंडीशन क्या बोलता है, वो बोलता है 3 इंटू W। W का मतलब डंपर का चौड़ाई। देखो ये जो W है कैपिटल W है ना, ये स्मॉल W है, तो 3 गुना W। W मतलब डंपर का चौड़ाई, तो डंपर का चौड़ाई कितना था, 3.1 है। देखो डंपर का चौड़ाई क्या, विड्थ ऑफ डंपर 3.1, तो 3.1 पुट कर दो, तो कितना आएगा आपका, 9.3 आएगा। अब जो नीचे लिखा रहता कंक्लूजन में क्या, विच वन इज मोर, क्या है, विच वन इज मोर, विच वन इज मोर। तो अब तीनों में जो ज्यादा है उतना ही बेंच का चौड़ाई होगा। तो तीनों में बताओ ज्यादा कौन है। अब तो इसमें तो बताने का जरूरत नहीं है ना, इसमें ज्यादा कौन है, तो सबसे अधिक कौन वाला आपको दिख रहा है, 9.2। कौन बोल रहा है, 9.3। तो सबसे अधिक कौन है मेरा, 9.3 है। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 9.3। तो इस तरह से अगर न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में आने वाला टाइम में बाबू, हर एग्जाम में ना इस तरह का न्यूमेरिकल अब एग्जाम में आपको मिलेगा, ये आप दिमाग में बैठा लो। हम लोग जो चीज प्रेडिक्टेशन करते हैं ना कि ये चीज आ सकता है, वो एग्जाम में आता है। इंस्टीट्यूशन का खास बात यही है, अभी तक जो भी हम लोग अनुमान लगाए ना कि ये चीज मिल सकता है, जैसे सीबीटी मेथड, तो वो आया, ठीक है ना, वो आया। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में अक्सर मिलेगा। सो अभी से आप प्रिपरेशन इस तरह का न्यूमेरिकल पे कर दो, तो ये आपका एक तरह से जो आप टॉपिक पढ़े थे, टॉपिक को क्लियर कर रहा है बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ आपको ये भी हेल्प कर रहा है। चलो
अब हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। टॉपिक को इसको बंद करो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जल्दी से उस पर लिखना स्टार्टिंग करो। हम्म 125 लिखो। राइट द, लिखो नेक्स्ट हेडिंग दो, राइट द डायमेंशन ऑफ, लिखो राइट द डायमेंशन ऑफ स्पॉइल बैंक बेंच, लिखो राइट द डायमेंशन ऑफ स्पॉइल बैंक बेंच। कहां चला गया मिटाने वाला यार। राइट द डायमेंशन ऑफ स्पॉइल बैंक बेंच। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्या है, किसका डायमेंशन लिखना है, किसका डायमेंशन लिखना है, हम लोग को लिखना है स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक को क्या एक और नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है स्पॉइल बैंक को क्या बोलते हैं, एक और नाम, स्पॉइल बैंक का एक और नाम क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू ओबी डंप बेंच। क्या बोलते हैं? ओवर बर्डन डंप बेंच, ओवर बर्डन डंप बेंच। ठीक है, स्पॉइल बैंक बेंच या ओवर बर्डन डंप बेंच। तो हमको क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर अपना डायमेंशंस जो होता है बेंच का, उसके बारे में हम लोग लिखना है, उसके बारे में हम लोग जानना है। देखो ओबी बेंच अलग होता है, ओवर बर्डन डंप बेंच अलग होता है। ओबी बेंच मतलब जो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट जिसके ऊपर मशीन चलती है ना, वो हो गया ओबी बेंच। और ओवर बर्डन डंप बेंच मतलब जहां पर इसको ओबी को डंप किया जा रहा है, उसकी वजह से जो बेंच बना उसको बोले हम लोग ओवर बर्डन डंप। ठीक है, अब हम लोग इसका डायमेंशंस के ऊपर लिखेंगे, सारा का सारा चर्चा करेंगे। तो ये तीन अगर कर लेते हो आप, तो मोटा मोटी डायमेंशंस आपका बेंच के ऊपर क्लियर हो जाएगा। छोटा मोटा जो छिटपुट टॉपिक बचेगा उसको खत्म कर लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद हम लोग होल रोड पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो पहला टॉपिक लिखो, इसका हाइट, इसका हाइट कितना होता है। ठीक है, हाइट, हाइट एक नंबर पॉइंट, इसका हाइट कितना होगा, हाइट जो ओबी बेंच होता है ना उसका हाइट, हाइट कितना होता है। तो जो हाइट इसका होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबको पता है कि मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 30 मीटर होता है। मैक्सिमम हाइट हम लोग कितना रख सकते हैं, ओबी बेंच जो होगा मैक्सिमम हाइट 30 मीटर तक रखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। मैक्सिमम बेंच कितना, मैक्सिमम बेंच बना के रखा जा सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंच, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बेंच। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बेंच बना सकते हैं हम लोग, 3 बेंच बना सकते हैं, 3 बेंच। कितना बेंच पॉसिबल है, मैक्सिमम 3 बेंच। और वो भी क्या होगा, टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, एक बेंच के ऊपर दूसरा बेंच ऐसा रखना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 बेंच बना सकते हैं, कितना मीटर का, 30 मीटर का, 30 मीटर का 3 बेंच हम लोग बना सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर, ठीक है, जो स्लोप एंगल, ठीक है, स्लोप एंगल कितना होगा, स्लोप एंगल, तो जो बेंच हम लोग बनाएंगे उसको स्लोप एंगल कितना होगा। ठीक है, तो स्लोप एंगल कितना होगा, तो देखिए नॉट एक्सीड, लिखो इसमें लिखो नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड द नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, द नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, द नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। मैं समझा देता हूं वो क्या है, प्लस आपको दिक्कत होगा, रिपोज, ठीक है। बट इन एनी केस not exceed 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। ध्यान से देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप नोटिस करना। आप एक काम करो, आप 3 चीज लो, घर में आपको आसानी से मिल जाएगा, आसपास भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा रेत लो, एक 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 तो आप एक काम करो ना, आपको करना क्या है कि आप वो रेत लो, रेत 1 किलो के आसपास रेत लो एक डब्बा में। उतना ही डब्बा में जितना आप रेत लियो उतना आटा लो, उतना ही आप मैदा लो, उतना ही सूजी लो। अब सबको क्या करो, ऊपर से नीचे गिराओ, एक समान हाइट से गिराओ, समान हाइट से सब चीज को गिराओ। डियर स्टूडेंट्स, मैं चैलेंज करके देता हूं कि आप देखोगे जो सेम शेप बना ना, कौन शेप जो गिराओगे ना, उसको जो शेप बनेगा ना, सबका अलग अलग शेप बनेगा।
मतलब कोई ऐसा मिलेगा जो रेत है, बालू है, आटा जो भी है, तो आप क्या देखो, कोई ज्यादा एंगल बन के खड़ा है, किसी का एंगल कम है, किसी का एंगल और भी कम। तो ये क्या होता है, तो जो मटेरियल जिस एंगल पे नेचुरली खड़ा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। तो हर मटेरियल, जो भी मटेरियल का वो भी बेंच है ना, उस मटेरियल का नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज निकालो। तो जितना नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज मिलेगा तो उतना ही आपको बनाना है, ठीक है, उतना ही आपको रखना है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी हाल में 37.5 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा, जैसे मान लो आप कैलकुलेट किए नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, तो एक मटेरियल का निकला 40 डिग्री, कितना नहीं आया, 40 डिग्री आ गया, तो क्या आप 40 रखोगे, नहीं, तब आपको 37.5 डिग्री रखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का है मात्र मान लो 25 डिग्री आया, तब वो कितना रखना, तब आपको 25 से रखना है। आपको रखना तो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ही पड़ेगा, ठीक है, जितना भी। मान लो इसमें आया था 40, इसमें आया मान लेता हूं मैं 30, और इसमें आया 20, तो बाबू इसका मतलब क्या है कि अगर 40 आया ना तो आपको कितना रखना पड़ेगा, 37.5, तब सेकंड वाला नियम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कम आता है तो आपको कम वाला ही रखना है, मतलब किसी भी हाल में आपको इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होगा, या फिर जो आया वही लिखो। यही वो बोलना चाह रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जो स्लोप एंगल होगा नॉट एक्सीडिंग द नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, जो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज है ना उतना ही रहेगा वो, लेकिन किसी भी हाल में, बट इन एनी केस नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो 37.5 डिग्री से ज्यादा होगा ही। मोटा मोटी आपको समझा पाए, यहाँ पे सारा चीज आपको समझ में आया, मोटा मोटी जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लियर हुआ आपको बातों को, मेरी बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कितना नंबर होगा, 4 नंबर। अब इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से पूछा जाता है, उस पे हम लोग बात करते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं लिखूंगा कहां। चलो मिटा देता हूं, मिटा के नेक्स्ट लिख देता है। 4 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर कितना होगा, 4 में। एक तो आपको इसमें ना नोट करके मैं लिखवा देता हूं, नोट करके लिखो, ये स्पेशल केस आप लिख सकते हो कि स्पेशल केस में क्या बोला गया है। बोला है कि एनी स्पॉइल बैंक एक्सीड इन 30 मीटर हाइट, ठीक है, द ओवरऑल स्लोप एंगल। एक्चुअली पॉइंट किसका, ओवरऑल स्लोप एंगल का है। आप हेडिंग तो ओवरऑल स्लोप एंगल ज्यादा बेहतर होगा, ओवरऑल स्लोप एंगल, ओवरऑल स्लोप एंगल। ओवरऑल स्लोप एंगल कितना, देखो वो बेंच का एंगल था, बेंच का एंगल कितना था, तो बेंच का एंगल 37.5 डिग्री से, जिसको स्लोप एंगल बोलो उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल स्लोप एंगल कितना होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल पॉइंट ये, मेरे से बोलने मिस्टेक हुआ, एक्चुअल पॉइंट ये। तो ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें तो ओवरऑल स्लोप एंगल कब होगा, जब मेरा एक से ज्यादा बेंच बनेगा, और एक बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना है, मेरा 30 मीटर है। तो अगर बेंच का हाइट 30 मीटर से ज्यादा होता है, मतलब एक बेंच से जब ज्यादा बेंच बनाएंगे, सिंपल बात सुनो बाबू, देखो एक बेंच का हाइट कितना होता है, 30 मीटर होता है। एक बेंच अगर मेरा स्पॉइल बैंक का बनेगा तो कितना हाइट होगा, 30 मीटर होगा। अब ओवरऑल स्लोप एंगल देखेंगे कब, जब मेरा 2 बेंच है तब ना ओवरऑल स्लोप एंगल पे जाएंगे। एक बेंच का ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होगा, जो उसका एंगल होगा वही होगा। एक बेंच में ओवरऑल स्लोप एंगल बोले कुछ होगा ही नहीं, कम से कम 2 बेंच चाहिए। तो ओवरऑल स्लोप एंगल कब हम लोग देखेंगे, जब मेरा बेंच का हाइट 30 मीटर या एक से अधिक बेंच हो, तब जाकर ओवरऑल स्लोप एंगल को कंसिडर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप कंसिडर करोगे ना, तो इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें जो बोला गया, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस, जो हाइट होगा, ठीक है, वो कितना रहेगा। लिखो लिखो, इन एनी स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक लिखो, इन एनी स्पॉइल बैंक, बैंक ऑफ हाइट एक्सीड 30 मीटर। देखो एक्सीड 30 मीटर क्यों लिखा, क्योंकि साफ साफ है बाबू कि कभी भी आप ओवरऑल स्लोप एंगल देखोगे तो कम से कम 2 बेंच चाहिए, और एक बेंच 30 मीटर का है तो उससे ज्यादा ही रहना रहेगा इसका मतलब, इसलिए एक्सीड 30 मीटर, ठीक है, एक्सीड 30 मीटर, ठीक है। द ओवरऑल स्लोप एंगल शैल नॉट एक्सीड द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओवरऑल स्लोप एंगल, ध्यान से देखो, एंगल नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड, क्या नॉट एक्सीड, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल टू
1.5 हॉरिजॉन्टल, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। बाबू देखो इसका मतलब क्या है, बोलना क्या चाह रहा है, देखो देखो जब कभी तुम ओवरऑल स्लोप एंगल निकालोगे तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, एक बात दिमाग में बैठाओ हमेशा कि जब कभी ओवरऑल स्लोप एंगल देखना है तो कम से कम 2 बेंच चाहिए, ठीक है। और स्पॉइल बैंक में मैक्सिमम बेंच का हाइट कितना होता है आपको पता है, अभी 30 मीटर मैंने बताया, एक बेंच का हाइट कितना होगा, मैक्सिमम 30 मीटर आप रख सकते हो। तो जब कभी आप देखोगे तो 30 मीटर ज्यादा होगा, तब आप कितना बेंच, मैक्सिमम 3 बेंच आप रख पाओगे। तो मान लो पहला बेंच हुआ, ठीक है, ये पहला बेंच हुआ, ये आपका दूसरा बेंच हुआ, और आपका ये तीसरा बेंच है, मान लेता हूं मैं तीसरा बेंच है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये तीसरा बेंच है, ऐसा मैं मान लिया। अब बाबू जब ओवरऑल स्लोप एंगल का बात हो रहा ना, देखो जब ओवरऑल स्लोप एंगल का हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि ये जो एंगल आपका ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है, तो इस पॉइंट के क्रस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट बेंच का बॉटम का टॉप पॉइंट को मिलाने वाला रेखा को ओवरऑल स्लोप एंगल बोलेंगे, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपको अब ऐसे करके मिलाओ, तो ऐसे मिलाओगे तो ट्रायंगल बनेगा ना, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये वाला आपका हो गया वर्टिकल और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल का वैल्यू आना चाहिए 1 और हॉरिजॉन्टल का वैल्यू वाला कितना चाहिए 1.5। ये आपका रेशियो में रहना चाहिए, वर्टिकल कितना होना चाहिए 1 और हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए 1.5। ये अगर इस रेशियो में है तो आपका ठीक है, नहीं तो गड़बड़। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे बाबू, देखो इसका मतलब मैं मोटा मोटे लैंग्वेज में समझाता हूं एक बार और। इसका मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि तीनों बेंच मिला के मान लेते हैं कि आप 90 मीटर का बना दिया, 90 मीटर, तो ये वाला जो दूरी कितना होगा, इसका 1.5 गुना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स। अगर ये 1 था तो 1.5, तो 90 है तो कितना, तो इसका 1.5 गुना होगा। तो 90 को तुम 1.5 से गुना करो तो कितना आएगा 135 मीटर, यानी ये वाला कितना दूरी 135 मीटर आना चाहिए, तब जाकर आपका ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो जो काटोगे ना 90 और 135 को काटोगे ना, तो आपको कितना आएगा, आपका आएगा 1:1.5। अगर ऐसा आ रहा तो ही आपका सही है, अगर ये चीज मिल रहा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो आपका ठीक है, नहीं तो आपका गड़बड़। ये बात बोलना चाह रहा हूं। ओवरऑल स्लोप एंगल में क्या बोलना चाह रहा कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रेशियो मेरा होगा वो कितना होना चाहिए, वो 1:1.5 होना चाहिए। वर्टिकल होगा 1 और ये वाला होगा 1.5। तो आपका ओवरऑल स्लोप एंगल इस तरह से आपको बना के रखना है, डिजाइन करके रखना है। और डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं बता देता हूं, अभी कुछ एग्जामिनेशन में हो सकता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये वाला पॉइंट सच में हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईसीएल में एक बहुत बड़ा डिजास्टर इस पॉइंट पे घट चुका है, ठीक है, डम फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सारे डम से रिलेटेड जो सवाल है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। चौथा नंबर पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी को क्लास में मौजूद कोई भी बच्चे को अगर कोई डाउट है जो शुरू तो पहले से क्लास कर रहा है वो पूछ ले। एनसीएल में पूछा था ये, सही बात। सर रिपीट फिर से, बहुत कोई बोल रहा है, ठीक है, मैं फिर से मैं रिपीट करते हूँ, देख लो ध्यान सुनो। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट पे बात करते हैं। बोला है कि ओवरऑल स्लोप एंगल, क्या बोल रहा है कि इन एनी स्लोप बैंक ऑफ हाइट एक्सीड 30 मीटर। देखो जब कभी ओवरऑल स्लोप एंगल होगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए कम से कम 2 बेंच होना चाहिए। अगर 2 बेंच है ही नहीं तो स्लोप एंगल ओवरऑल कहां से आएगा? तो सिर्फ स्लोप एंगल होगा। जैसे मान लो बाबू कि एक ही बेंच है, मेरा एक ही बेंच है, तो स्लोप एंगल ही बनेगा, जिसको स्लोप एंगल। 2 बेंच रहेगा तब ना ओवरऑल स्लोप एंगल देखेंगे, दोनों को बोल के कि हाँ ये ओवरऑल स्लोप एंगल है। और ओबी का जो एक बेंच होता है 30 मीटर का हाइट का होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा 30 मीटर से ज्यादा, मतलब एक बेंच से ज्यादा 2 बेंच है या 3 बेंच है तब, यानी इन एनी स्पॉइल बैंक ऑफ हाइट एक्सीड 30 मीटर, अगर वो 30 मीटर से ज्यादा होता है तब क्या होगा, द ओवरऑल स्लोप एंगल नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल टू 1.5। तो यानी जो वर्टिकल दूरी मतलब होता है, जैसे आप कोई चीज को सामने से खड़ा होकर देखते हो, जो सामने से आपको दूरी देखता है ना ये वर्टिकल, और जो सीधा देख रहा है इससे आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। जैसे नॉर्मली आप दीवार को देखो तो छत का जो ऊपर लाइन आपका गया है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और दीवार के जो कोना में आपका लाइन ऐसे खींचा हुआ है ना, आपका ये क्या है, आपका वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल दूरी बोलते हैं। तो उसी तरह इस बेंच में 2 दूरी होगा, एक वर्टिकल हाइट होगा यहां से यहां तक, और वर्टिकल पॉइंट से लेकर मैक्स टो तक का जो ओवरऑल स्लोप एंगल जो बनेगा मेरा, तो यहां से लेकर टो तक का एक दूरी होगा, हॉरिजॉन्टल दूरी इसको बोलेंगे। तो इसका जब अनुपात आप निकालोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अनुपात, तो कितना होना चाहिए, 1:1.5 होना चाहिए। अब यहां से न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, आपसे सीधा पूछेगा, बोलेगा मान लो वर्टिकल जो हाइट है किसी बेंच का 40 मीटर है, क्या बोला आपको, बोला 40 मीटर। वर्टिकल वाला कितना बोला बाबू, 40 मीटर है। तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा,
तो कुछ नहीं है। तो ये अगर 1 है तो ये 1.5 था, अगर ये 40 है तो इसका 1.5 गुना होगा। इसको 1.5 से गुना कर दो, कुछ मत करो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये वाला कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, बस कुछ भी निकलेगा इसका 1.5 गुना होगा। और ये वाला दिया है इसको निकालना है तो 1.5 से भागा दे दो, जो आएगा वही होगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, 1.5 से भागा देना नहीं पड़ेगा, 1/1.5 करना पड़ेगा। हाँ वही है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे, कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। अब लिखो 4 नंबर पॉइंट हो गया, 5 नंबर पॉइंट लिखो। अब और भी टॉपिक्स पढ़ाना है, ठीक है ना, इसलिए 5वां नंबर टॉपिक पे जाना पड़ेगा। चलो 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टॉ ऑफ बॉटम मोस्ट स्पॉइल बैंक टू द रेलवे पब्लिक रोडवे, ठीक है, इसका दूरी कितना होगा? लिखो, एक पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच? टॉ ऑफ, ध्यान से, टॉ ऑफ स्पॉइल बैंक बेंच, इसका जो मैं पढ़ा रहा हम लोग इसके बारे में, टॉ ऑफ स्पॉइल बैंक बेंच टू किसका? रेलवे, अगर कोई रेलवे है तो, कॉमा रोडवे, अगर कोई रोड है तो, कॉमा ऐसा कोई चीज जो रेलवे है, रोडवे है, पब्लिक रोड है, ठीक है ना, माइन ओपनिंग, बिल्डिंग, कॉमा BUIL बिल्डिंग, ऐसा कोई चीज है जो माइन ओपनिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है, और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ऐसा कोई चीज है तो उसके बीच का दूरी कितना होगा? किसके बीच? द डिस्टेंस बिटवीन टॉ ऑफ स्पॉइल बैंक बेंच टू रेलवे, रोडवे, पब्लिक बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर, उसके बीच का दूरी क्या होगा? तो इसका जो दूरी होता है डियर स्टूडेंट्स, आप सब पढ़े हो, जानते भी 100 मीटर होता है, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा और ब्रीफ करता है, ऐसा क्यों रखना तो 100 मीटर। जैसे मान लो बाबू, जैसे मान लो ये ओबी है आपका, ठीक है, ओबी बेंच है, अब यहाँ पर ओबी बेंच आके डंप हो रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? ओबी आप यहाँ पे लाके डंप कर रहे हो, यहाँ पे लाके गाड़ी में क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ओबी को लाके डियर स्टूडेंट्स ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ना आप डंपिंग करने का काम कर रहे हो। देखो इस तरह से अपना डाला से डंपिंग कर रहे हो, ठीक है, आप यहां से ओपन कास्ट में डंपिंग कर रहे हैं। तो जब इसका मटेरियल यहां से लुढ़क के जाएगा नीचे, है ना, इसका मटेरियल जब नीचे जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? अगर मान लो इसके बगल में कोई रास्ता है तो हो सकता है मटेरियल लुढ़कता हुआ कोई रोड में चला गया, कोई गाड़ी जा रहा है उससे टकरा जाएगा, ऐसा हो सकता है, घटना घट सकता है। तो कोशिश ये करना होता है डियर स्टूडेंट्स कि जहां पर मेरा ओबी का डंप है ना, उसका टो, सबसे टॉप बॉटम वेस्ट बेंच का टो से कम इसका दूरी 100 मीटर रख दो। इतना दूरी बना दो, 100 मीटर के अंदर कुछ मत लाओ, रेलवे बना, जो बनाना आप रखो, 100 मीटर के आगे रखो, 100 मीटर की दूरी रखो, तो कभी इसका खतरा नहीं रहेगा कि जाए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इसका कितना है? इसका हाइट है 90 मीटर, 3 बेंच मिला के मैक्सिमम हाइट 90 मीटर होता है। आप 100 मीटर दूर बनाए हो तो कभी पॉसिबल है कि 90 मीटर से लुढ़कता हुआ सामान 100 मीटर चला जाए? ये तभी पॉसिबल है जब आपका ढाल वगैरह, ढालू जमीन रहेगा तो पॉसिबल, नहीं तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में आपका जो सेफ्टी होता है, बेटर सेफ्टी मिलता है, और इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपको क्या करेगा? सेफ्टी मिलेगा। तो 100 मीटर उसको रखना है, टो से कितना मीटर दूर रखना है इसको? 100 मीटर दूरी पर हम लोग रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप में से ऐसा बहुत सारे लोग हैं ना जो क्लासेस में इस सब चीज को पता होगा, इसको लग रहा है सर क्या पढ़ा रहे सब बाबू, लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी अगर आप मजाक में लोगे, सीरियसली अगर ढंग से हर चीज को लोगे, एकदम बच्चा जैसा स्टार्ट करो हर चीज को। भले आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सारे सब तुमको पता है, फिर भी आप एकदम बच्चा जैसे याद करो, एकदम ब्लाइंड कैसे याद करो। 6 से 8 महीने का टाइम लगने वाला है, कुछ तो है नहीं। बहुत सारा बात ऐसा भी आपको पता चलेगा जिसके बारे में आपको अनुभव नहीं था, आइडिया नहीं। तो आप ना एकदम, और एक बात, आप WCL का पेपर दिया, आपको पता है कि आपसे बड़ा गलती नहीं हुआ, आपसे बच्चा वाला गलती हुआ है, इसलिए आप फिर से बच्चा ऐसा याद एकदम स्टार्ट करो, एकदम वो कुछ नहीं आता, एकदम ब्लाइंड फॉलोवर जैसे स्टार्ट करो, एकदम बच्चा बन के स्टार्ट करो। सर हमको एकदम कुछ नहीं पता, एकदम सब चीज हमको जानना है, एकदम सब चीज लिखना है लाइन बाय लाइन। अगर यहां से अगर अपने आप को स्मार्ट सोच ले कि सर हमको तो पता है, हम काहे लिखेंगे, ये सब तुमको आता ही है, काहे लिखेंगे, तो आप फिर से वही गलती कर रहे जो अभी तक आप करते आए, कोई आपको नहीं सुधार पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। ठीक है वो
वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि जो पता होता वही आप लोगों का नहीं बनता है, लेकिन आप नोटिस, इसलिए ना बच्चा ऐसा पढ़ाई करो, एकदम बच्चा ऐसा पढ़ाई करो, ठीक है, आप इस तरह से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। राइट द, देखो इसी से रिलेटेड था यार, कहां चला गया पॉइंट, ये नहीं है, और एक पॉइंट ना इसी से रिलेटेड, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। लिखो, राइट द स्पीड ऑफ डंपर ओवर ओबी बेंच। लिखो ओबी के ऊपर जितना है ना सारा इसे में मैं खत्म कर दूंगा। अभी लिखो नेक्स्ट कितना नंबर पॉइंट होगा, शायद पांचवा होगा ना छठा होगा, छठा पॉइंट होगा। लिखो राइट द स्पीड ऑफ डंपर। बाबू देखो इसके बाद आपको बहुत कुछ पता नहीं होगा, जब मैं अभी लिखवा रहा हूं डंपर, ठीक है, ओवर ओबी बेंच, ओवर ओबी बेंच, ओबी बेंच के ऊपर जो डंपर होगा उसकी स्पीड कितना होगा, ठीक है, ओबी बेंच के ऊपर जो डंपर चलाएंगे उसका स्पीड कितना होगा। अगर आप में से अगर किसी को पता है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता दे कि हाँ सर इतना मैं पढ़ा हूं एक बार। क्या होगा इसका, वेरी गुड, क्या होगा इसका जब जल्दी दो। ओल्ड रोड यहाँ पे है, आ गया यार, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सच बात है मिलता नहीं। क्या होगा इसका जवाब पता है, बहुत अच्छा, बहुत को जवाब दिया यार। 15 मीटर का 25 मीटर 30 किलोमीटर, वेरी गुड, सबका जवाब आ गया आंसर, मुझे पता चल गया आप लोग कितना पता। लिखो आंसर लिखो, इसमें होगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैक्सिमम यही स्पीड रहेगा किसके ऊपर, ओबी बेंच के ऊपर। 20 25 30 जितना भी मारे हो ये आंसर लिख लो, वो 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो ओवरबर्डन बेंच होता है ना, जहां पर ओबी को डंप करते हैं, तो उसका जो बेंच होता है उसमें डंपर का स्पीड कितना रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा मेरा स्पीड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अप टू व्हाट हाइट ऑफ मटेरियल दैट इज द ओबी shall be dumped over the OB bench, ठीक है, where dumping is stopped। लिखो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, लिखो अप टू व्हाट हाइट, कितना हाइट तक, अप टू व्हाट हाइट, कितना हाइट तक, अप टू व्हाट हाइट, ठीक है, कितना हाइट तक मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल, दैट इज ओबी मटेरियल का मैं बात कर रहा हूं, दैट इज कौन सा मटेरियल, ओबी मटेरियल shall be dumped, OB material shall be dumped, shall be क्या करें, डंप, ओवर कहां, ओवर ओबी बेंच, ठीक है, ओवर ओबी बेंच, वे बेंच, ठीक है, कहां पर, ओबी बेंच, वेयर डंपिंग इज स्टॉप, स्टॉप। मान लो वो डंप वहां पे बंद हो गया, डंप अब नहीं करना है, ठीक है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, डंप वहां पे बंद हो गया तो डंप आप बंद कर दोगे, तो ऐसा तो नहीं ना कि उसको आप प्लेन करके छोड़ दोगे, यहाँ पे डंप बंद हो छोड़ दोगे तो नहीं चले, यहाँ पे ना कुछ हाइट तक वो बना देना पड़ेगा ताकि कोई चीज यहां से लुढ़क ना जाए। तो आपको क्या करना, तो जहां पे मेरा डंपिंग स्टॉप होता है ना वहां पे कुछ हाइट तक आपको क्या करना होता है, ऐसे करके ओबी बेंच को डंप करके छोड़ देना होता है, ठीक है ना। तो कितना मीटर तक हम लोग करते हैं, किसी के पास जवाब है इसका, ठीक है, एटलीस्ट 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर हाइट तक होता है बाबू, ठीक है, आप लोग जवाब कुछ को बहुत लोग पढ़े आप कबो किसका, एटलीस्ट 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर, एटलीस्ट 2 मीटर हाइट, कितना हाइट तक डंप करें हम लोग, तो कम से कम 2 मीटर तक हाइट तक हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को डंप करेंगे। बाबू नेक्स्ट टाइम ना सारा सवाल आप लोग का पार्ट सवाल रहेगा डिस्कशंस में, इसलिए इस चीज को अच्छा से देख लो, तुम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट पूछा था ना, डेप्थ ऑफ रिपिंग, डेप्थ ऑफ रिपिंग किसी को पता है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रिपिंग, एनीबॉडी, डेप्थ ऑफ रिपिंग, प्लीज रिप्लाई, डेप्थ ऑफ रिपिंग, ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो 7वां 8वां नंबर पॉइंट, राइट द डेप्थ ऑफ रिपिंग,
व्हाट इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेप्थ ऑफ रिपिंग, रिपिंग का डेप्थ कितना होगा। रिपिंग क्या होता है डिस्टेंस में समझा देता हूं। देखो जैसे बाबू एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको ये मिट्टी है, ठीक है, ये जमीन था, आप इसमें ओबी लाके डंप करोगे, ओबी लाके आप गिराओगे तो क्या दिक्कत है बता सकते हो कोई। दिक्कत क्या होगा ना, जब बारिश का समय आएगा ना तो आपका नेचुरली ये ना सपोर्ट नहीं करे, स्लाइड करके बहने का डर रहेगा। बारिश में क्या होगा ना, स्लाइड करके बह सकता है ये मटेरियल, है ना। तो आपको बाबू आपको करना यह है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का कंडीशन से बचाने के लिए अपना माइंड्स को, कि आप इस जमीन को ना थोड़ा सा गड्ढा बना दो, थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा गड्ढा ऐसा बना दो। इसके बाद आप ओबी को यहाँ डंप करो। अब बताओ कि पहला वाला कंडीशन में तुम क्या कर रहा था, डायरेक्ट ला कैसे रख रहा था, ठीक है, और दूसरा में थोड़ा तुम गड्ढा बना के किया, तो किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बेंच का, ऑलमोस्ट जिसमें गड्ढा बनाएंगे उसमें ज्यादा होगा। तो उसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ रिपिंग। जो गड्ढा करते हैं हम लोग ओबी को डंप करने के लिए ना, रिपिंग क्या होता है, रिपिंग वेयर ओबी, रिपिंग क्या होता है, एक तरह का गड्ढा है जिसमें ओबी को लाकर डंप किया जाता है। रिपिंग क्या है, रिपिंग क्या होता है, रिपिंग इज वन काइंड ऑफ, एक तरह का गड्ढा है जिसमें ओबी को लाकर डंप करते हैं, लिख लो हिंदी में वहां पे। और इसका गहराई कितना होता है, इसका गहराई 1.5 मीटर टू कितना होगा 2 मीटर, 2 मीटर तक इसका गहराई होता है। 1.5 मीटर से 2 मीटर तक, बहुत बुक में 1 मीटर भी लिखा हुआ है, एकदम लिखा हो सकता है 1 मीटर भी, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में 1.5 से 2 मीटर तक गहरा हम लोग बनाते हैं, जल्द से 2 मीटर तक गहरा कर देते हैं हम लोग, और वहां पे लाके हम लोग क्या करते हैं, ओबी को लाके डंप करते हैं, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है डियर स्टूडेंट्स, उससे क्या होता है कि जो एक स्टेबिलिटी है ना वो बना रहता है, वो बेंच का स्टेबिलिटी बनाता है, प्लस वो जो मिट्टी आप वहां से निकालोगे ना जहां पे ओबी को डंप कर रहे हो, उस मिट्टी को आपको सुरक्षित जगह रखना है ना। उस मिट्टी को जो 1.5 to 2 मीटर जो डेप्थ आपकी ओबी को डंप करने के लिए, तो उस मिट्टी को क्या करना बाबू, उसको सुरक्षित जगह, सेफ जगह को रख देना होगा, ताकि फ्यूचर में आप उसका बेटर यूज कर पाओ, फ्यूचर में आप उसको इस्तेमाल में लेकर आओ, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी कर लेना वहां पे, इसके बारे में मोटा मोटी आपका हो गया इसमें आपका ये। अब हम लोग ये मोटा मोटी जो ओबी बेंच के ऊपर जो था, इसके ऊपर ये सारा का सारा पॉइंट्स कवर अप हो गया, सारा का सारा चीज को हम लोग देख लिया। अब हम लोग तो मोटा मोटी ओबी से रिलेटेड ये सारा डेटा था। अब हम लोग कुछ जो एमसीक्यू नोट्स जो बेंच से रिलेटेड छूटा हुआ है उसको हम लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे आज के क्लास में। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट को लिखो, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर लिखो, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखेंगे अब, ठीक है। जितना मोटा मोटी हम लोग पढ़ना था सब कुछ समझ गए, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे, हम लोग लिखेंगे उसके बारे में। अच्छा यहाँ पे ना रैपिंग लिखने के बाद ना फॉर ओबी डंपिंग लिख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे आप लिखे थे ना बाबू, राइट द डेप्थ ऑफ रैपिंग, लिखे ना फॉर ओबी डंपिंग, यहाँ पे एक वर्ड आप मेंशन कर देना ना, रैपिंग के बाद जहां लिखे हो ना, आप देखो रैपिंग लिखे ना, रैपिंग फॉर ओबी डंपिंग, इससे ना आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा वर्ड लिखा हूं इससे आपको क्लियर हो जाए। तो फॉर ओबी डंपिंग, इससे आपको क्लियर होगा ना कि ये ओबी डंपिंग से रिलेटेड, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, इन फ्यूचर में भी आप इसको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको आप अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ और सवाल पे आते हैं, ठीक है, कुछ और सवाल पे हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलो लिखो, कुछ और क्वेश्चन आंसर पे जानते हैं। देखो, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑफ एनी बेंच शैल बी क्लियर फ्रॉम लूज, लिखो। अब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, हाउ मच डिस्टेंस from edge of any bench, edge of any bench shall be, ध्यान से, ठीक है, edge of any bench shall be clear from loose material, ठीक है, shall be clear from loose material, ठीक है, और ट्री आदि नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आप सबको पता है, बहुत बार इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा मैं समझा देता हूं। जैसे वो मान लो बेंच है ना, तो बेंच मान लो आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, आप नीचे काम कर रहे हो, बहुत सारा बेंच बना काम कर रहे हो, ये वो भी नहीं है, ये नॉर्मल बेंच है, ठीक है। तो मान लो बाबू यहाँ पर क्या है, पेड़ खड़ा है, ठीक है, अब पेड़ के सामने आप लोग यहाँ काम कर रहे हो, इसके नीचे यहीं से स्टार्ट हुआ था कोयला खदान, पेड़ छोड़ दिए तो क्या दिक्कत होगा कि पेड़ से अगर कोई चीज गिरता है, डाली वाली टूट के गिरता है या कुछ भी गिरेगा ना, तो जो आदमी काम कर रहा है ना उसको नुकसान पहुंचाएगा, पहला।
कुछ लूज मटेरियल को पत्थर उलट कर आ गया तो उससे भी क्या होगा ना, आदमी को नुकसान पहुंचाएगा। तो कम से कम इसको बोलते हैं एज, एज ऑफ द बेंच, जो कोना हो तो उसको बोलते हैं एज। तो एज से कितना मीटर तक ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर एकदम, है ना, क्लियर होना चाहिए। तो कितना मीटर तक क्लियर होगा, तो एटलीस्ट 3 मीटर, कम से कम कितना, एटलीस्ट 3 मीटर तक क्लियर होना चाहिए। कम से कम 3 मीटर तक हम लोग इसको साफ सुथरा करके रखेंगे ताकि वहां पर कोई लूज मटेरियल, कोई तरह का चीज ना हो कि अगर कोई गिरता है तो किसी आदमी का खतरा हो, किसी आदमी को चोट लग जाए। ठीक है, इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे, इस चीज को हम लोग करके रखेंगे। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो, राइट द कंडीशन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ बेंच। ठीक है, हाइट शैल बी केप्ट अप टू 6 मीटर। राइट द कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल बहुत बार आया, आप लोग पूछ रहे सर वो क्या है 6 मीटर वाला। देखो लिखो, राइट द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग लिखे, राइट द कंडीशन। ठीक है, राइट द कंडीशन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग where the bench shall be kept up to 6 meter, where the bench shall be kept up to 6 meter। तो कैसा, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में सब बेंच को हम लोग 6 मीटर तक रख सकते हैं, हाइट को हम लोग 6 मीटर तक रखा जा सकता है। और वो इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, इन एन एक्सकेवेशन, एक नंबर में इन एनी एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन इन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट लिखिए, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड। अगर ऐसा हुआ तो एक हो सकता है। अब बी नंबर में लिखो और क्या हो सकता है, या बी नंबर में क्या है, इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग कॉमा ट्रेंच और पिट्स। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, ट्रेंच, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच, ट्रेंच और पिट। देखो 2 बात, अगर मिनरल प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हो, ठीक है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग मतलब वहां जांच कर रहे हो, क्या जांच कर रहे हो कि उसमें कोयला है कि नहीं, क्या मटेरियल उसके नीचे, इन सब चीजों का जांच हो रहा है। तो उस केस में अगर जो ट्रेंच आप बनाओगे या पिट्स गड्ढा बनाओगे ना, तो उसका हाइट आप 6 मीटर रख सकते हो। कितना रख सकते हैं, 6 मीटर। और दूसरा केस है, अगर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रहेगा तो आप 6 मीटर रख सकते हो। और वो वाला जो 3 मीटर का पोल के लिए था, ठीक है ना, वो 3 मीटर का पोल के लिए। ध्यान से देख लो दोनों को, दोनों में अंतर क्या है। देखो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट जब रहेगा ना तो 6 मीटर रखेंगे हम लोग, और कोयला में 3 मीटर रखना था। और मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो होगा वो कितना होगा आपका, वो 6 मीटर रख सकते हो। अगर उसमें ट्रेंच और पिट्स बना रहे हो तो 6 मीटर तक रखा जा सकता है, 6 मीटर तक हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके बाद मोटा मोटी जो सवाल था ये क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा आपको दिमाग में चला गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, व्हाट इज रैंप। रैंप के ऊपर थोड़ा सा बात कर, रैंप और होल्ड रोड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सॉरी रैंप हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। जो रास्ता होगा, रास्ता के बारे में कल जानेंगे, रास्ता क्या होता है, रास्ता कैसा होता है नहीं होता, उसको हम लोग कल का क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी रास्ता के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, कल हम लोग रैंप के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, और हम लोग अभी क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज आप लोग जैसे बोले थे सर एक चीज छूट रहा है, वो जो चीज छूट रहा था उस पर हम लोग बात करें, दैट इज द इंसिटू पिलर। ठीक है, इंसिटू पिलर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंसिटू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट। ठीक है, एक पॉइंट छूट रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसको लिखो। ये समझ में आ गया ना बाबू, ये समझ में आया था ना, सिंपल था कि जहां पर इसको तो मिटा दिया ध्यान से। पिट्स मतलब होल होता है, पिट्स मतलब गड्ढा होता है। देखो देखो बाबू क्या होता है, जैसे मान लो कि मिनरल का जांच कर रहे हैं, ठीक है, तो मिनरल का जांच करने के लिए नॉर्मली मैनुअल में क्या होता है ना, गड्ढा करके आपको देखना पड़ेगा। ऐसा गड्ढा करोगे, देखोगे मतलब गड्ढा तुम क्या ऐसे गड्ढा काटते काटते नाली ऐसा गड्ढा काट, और उसके बाद तुम देखिए कि हाँ कहीं कोई उसके नीचे कोयला है कि नहीं, तो ऐसा जांच करोगे ना तो 6 मीटर तक रख सकते हो पहला। या फिर मान लो ये पिट्स इसको बोलेंगे, गड्ढा जो किया,
अभी मान लो तुम ट्रेंच बनाया, ट्रेंच का मतलब नाला ऐसा कटिंग करना होता है, तो उसमें भी 6 मीटर गड्ढा करके तुम बना सकते हो। ट्रेंच मीन्स नाला जैसा, ये जो क्यूबिकल शेप में जो हम लोग बनाते हैं ना नाला, ऐसा उसको ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है। और पिट्स का मतलब होता है एक गड्ढा बनाना, इस तरह से गड्ढा बनाना। तो इस सब केस में 6 मीटर तक गड्ढा बना के, कुआं बना के तुम देख सकता है यहाँ वहां है कि नहीं। हाँ वही तो, एक्चुअली देखो हर चीज का ना एक टाइमिंग है पढ़ाई करने का। जैसे एक टाइमिंग है, जैसे अभी अब तुम पढ़े तो क्या हो गया, उस डेटा के साथ तुम क्लियर कर ले कि हाँ ये चीज वहां पे था, इस चीज का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ कि हमको वहां पे इस चीज को मेंशन कर देना चाहिए था, पर सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ाएंगे इसको, तो जब भी नेक्स्ट स्टेज में जब भी पढ़ेंगे ना, तो इस चीज को मैं अपडेट कर दूंगा। अगला बार सिलेबस जब मैं बच्चों के पास लेकर आऊंगा तो इसको मैं कोशिश करूंगा इसको उसी के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है। ये बहुत अच्छा है इस चीज के लिए। चलो ये एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट द डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट। जहां तक हमको लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, मंगलवार तक जो ओपन कास्ट का ये बेसिक चीज है ना खत्म हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट जो थर्सडे या फ्राइडे जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे ना, उसमें हम लोग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ओपन कास्ट का स्टार्ट कर सकते हैं, डेप्थ मेजरमेंट, ठीक है। इन एक लिख लो, ये मैनुअल में ही होता है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है ना, मैनुअल में किया जाता है। मैनुअल में क्या होता है, डेप्थ मापने के लिए नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत को देखे होंगे पोखर काटते हुए, तालाब काटते हुए, नहर, पोखर, जलाशय को काटते हुए आप देखे होंगे, है ना। वहां पे क्या होता है, जब कोई पोखर काटता था आप देखे होंगे अक्सर कि मान लो ये जो जमीन है इसमें पोखर हमको बनाना है, तो पोखर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, डेप्थ मापने के लिए इस तरह छोटा छोटा देखना छोड़ देता है, है ना, इस तरह छोटा छोटा छोड़ देता है। देखिए तुम लोग ऐसा करके कहीं पर भी गहराई चीज कोई बना रहा है उसमें छोटा छोटा इस तरह पिलर बना कर छोड़ देता है ना। तो इसी को यहाँ पर बोला कि इंसिटू का मतलब जो जिस अवस्था में वैसे ही अवस्था में रखना। इंसिटू मतलब जैसा था ना मेरा, उसको सेम उसी स्टेज में उसी अवस्था में रखना है। तो उसको डेप्थ उसको मापने के लिए, बाबू देखो तुम बताओ, मैं देखो तुमको सिंपल एक सवाल पूछता, मान लो आपको ये ओपन कास्ट वर्किंग है, ठीक है, आप इतना काम कर रहे हैं, तो आपका गहराई कितना वो कैसे पता चलेगा कि कितना गहरा हुआ। आप वहां पे रेफरेंस में कुछ छोड़ेगा तब ना कि हाँ इसका हाइट माप लेंगे, यहां से पता चलेगा। आप बीच में कैसे मापोगे, आप बीच में रस्सी को या फीता को लटका कैसे देखोगे इसका हाइट कितना है, बीच में कुछ पॉइंट ही नहीं है। आपको कोई चीज हाइट मापने के लिए रेफरेंस लाइन तो चाहिए, कहां से स्टार्ट करोगे आप। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कोई भी बाबू आप कोई चीज का डेप्थ मापना है तो आपको रेफरेंस लाइन तो चाहिए। सपोज मान लो बोलूं कि बोतल का कितना लंबा है, तो आप यहां से मापोगे तो पता चलेगा, लेकिन हवा में खुला हुआ है, मैं बोलो अब बताओ कि इससे इसका कितना हाइट, तो इसका हाइट कहाँ है, वो तो है ही नहीं। ओपन कास्ट माइंस में वो पता ही नहीं चलेगा, ये तो बहुत बड़ा एरिया होगा ना, तो पता नहीं चलेगा। तो उस केस में आप बीच में कहां पे काम करो कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत बड़ा है ना जो ओपन कास्ट माइंस होता है। आप इमेजिन करो ये कम से कम 100, 200, 500, 2 किलोमीटर लंबा है। अब बीच में आपको पता करना है कितना हाइट है, कितना नीचे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा वहां पे। तो उस केस में वो क्या करना होगा ना, इंसिटू पिलर छोड़ देना पड़ेगा, इंसिटू पिलर छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा एक पिलर छोड़ देना पड़ेगा जो शुरू से वैसा ही रहेगा जैसा ये था, मतलब इसको काटना ही नहीं, इसको तोड़ना ही नहीं। अब यहीं से क्या करोगे, आप हाइट को माप लोगे कि कितना हाइट है, तो इस तरह से मापते, इसी को बोलते हैं इंसिटू पिलर। इसके बारे में बहुत लोग आइडिया नहीं, बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इवन बहुत सारा मैं वीडियो वगैरह भी देखा हूं जो क्लियर नहीं होती है। तुम लोग बहुत सारा यूट्यूब में, बहुत लोगों को लगता है ना कि सर क्लासेस करके सब समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा यूट्यूब में भी ना लोग जस्टिफिकेशन नहीं किए, समझाते नहीं उन सब चीजों को। तो ये चीज है इसके बारे में। तो अब इसका डायमेंशन क्या होता है, अब जो इंस्टीट्यूट पिलर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। अब डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, जैसे मान लो पिलर है तो हो सकता है ये भी किसी को टूट के किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो डीजीएमएस ना इसके ऊपर भी सेफ्टी बरता है, इसका भी डायमेंशन सेट किया है, इससे ज्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो तो पहला केस लिखो, इसमें क्या होगा, लिखो इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड इन एनी केस, किसी भी हाल में, ठीक है, इन एनी केस कितना 2.5 मीटर, किसी भी हाल में ना 2.5 मीटर से ज्यादा होगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए, कुछ भी कर लो 2.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इफ लिखो दूसरा कंडीशन, इफ इट एक्सीड
exceed 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है, इन हाइट, ठीक है, कितना हाइट, 1.25 मीटर हाइट में, ठीक है, देन द बेस, ठीक है, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, देन द बेस डाया लिखो, द बेस डाया नॉट लेस देन 1.5 मीटर। तो बेस का डाया कितना होगा उस केस में, तो 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। मतलब यदि मान लो अगर ये वाला जो आपका हाइट, जैसे मान लो आपका इंस्टीट्यूट पिलर जो आपका है ना, इसको तुम ऐसे छोड़ के रखियो, तो अगर ये वाला इसका हाइट अगर कितना हो गया 1.25 मीटर से ज्यादा हो गया, तो उस केस में, माफ करना, एक्सीड हो गया, तो उस केस में इसका जो डाया होगा नीचे वाला 1.5 मीटर का रहेगा कम से कम, और किसी भी हाल में 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखना है। अब सवाल आता है कि सर 2.5 मीटर ज्यादा होगा तो हम लोग कैसे मापेंगे? तो क्या कर रहे, तो क्या करते हैं बाबू, उसके लिए हम लोग जो इंसिटू पिलर होता है उसमें मार्किंग किया रहता है, जैसे वहां 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर। अब जितना मीटर पे है उतना मीटर तुम काम किए, बाद बाकी तोड़ दो, ऊपर का थोड़ा थोड़ा छाटते जाओ, 3 मीटर गहरा आ गए, फिर छाट दो, फिर नीचे बढ़ेगा। मतलब आपको करना यह है कि नीचे तुम बढ़ाओ, लेकिन ऊपर का हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं करना, बस इसी तरह काम होगा ये। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि इंसिटू पिलर क्या होता है, इसका डेप्थ मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या करते नहीं करते, सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो यहाँ पे जो चीजें थी जो क्लियर नहीं हुई थी प्रीवियस क्लास में। क्लासेस जब आप करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो एक दो पहला क्लास में आपको लगेगा कि सब चीज ब्लाइंड जैसा, लेकिन जैसे आप 1-2 क्लास कर लोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि वो सवाल पूछते हैं, सर ये बता दीजिए, देखो वो चीज टॉपिक्स में हम लोग का नहीं आया अभी तक। गार्लैंड ड्रेन, रिकलेमिनेशन, ठीक है, ये सब हम लोग का टॉपिक का ही पार्ट है, हम लोग को सब चीज पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दूंगा मैं, हम लोग कंप्लीट माइनिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा टारगेट केवल यहां से बच्चों लोग को इकट्ठा कर लेना या फिर उसको एगो कुछ भी पढ़ा के भेज देना, ये नहीं है। मेरा टारगेट सिंपल है, मेरा टारगेट वन टारगेट ही मेरा है। आप किस लिए आए हमको पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे किस लिए खड़ा हमको पता है। मेरा टारगेट है बस ये कि हमको जॉब दिलाना है। आपको जॉब के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं यहाँ से प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, आप एकदम स्ट्रेस मत लो अपने प्रति कि सर क्या है, ये छूट रहा वो छूट रहा, ऐसा मत सोचो। हाँ, लेकिन आप मार्क जरूर करो कि सर ये चीज, वो भी चैप्टर खत्म होने के बाद मार्क करो। बिफोर मार्क करोगे ना, सबके मन में जाएगा एक सवाल कि सर पढ़ा भी रहे ठीक से कि नहीं, एक सवाल जाएगा। लेकिन आप जब चैप्टर खत्म होने के बाद आप मार्क करोगे ना बाबू कि सर ये चीज छूट गया, तो एक सवाल बनता है कि हाँ सच में छूट गया। आप अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में पूरा पढ़ाया, ठीक है, अब एक पॉइंट बताओ कि सर ये पॉइंट आप छोड़ दिया, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि देखो वो खत्म हुआ है, उसमें आप नहीं ढूंढ पाओगे। अब ये तो स्टार्ट हुआ है ओपन कास्ट, आपको इसमें बहुत सारा पॉइंट दिखेगा। जब ये भी खत्म हो जाएगा ना, तो कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जिसमें आप बोलोगे कि सर ये छूट गया। क्योंकि लास्ट में 2018 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ पढ़ाना, कि कैसे पढ़ाना है, और ये 2022 से 6 साल का मेहनत है। जब आप डिप्लोमा में पीडीपीटी में थे ना, तब से मैं स्टार्ट किया हूँ। जब आप डिप्लोमा में पढ़ रहे होंगे ना, तब से मैं स्टार्ट किया हूँ इस पे काम करना। तो 6 साल का मेहनत है कंटिन्यूसली, उसको अपडेट करके लेके आया हूँ। फिर भी छूट सकता है, वैसा नहीं कि सब 100% छूट सकता है। आप लोग भी अलर्ट रहना, ठीक है, मुझे मार्क करते रहना, लेकिन सिलेबस खत्म हो गया। अरे गधा, अंडरग्राउंड में साफ्ट जो है ना, साफ्ट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोल के एक चैप्टर है अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे, ठीक है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। साफ्ट, बाइंडिंग, होलेज भी तो नहीं पढ़ाया अंडरग्राउंड में। होलेज कहां पढ़ाया बताओ? ट्रैक के बारे में कहां बताया? ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कहां पढ़ाया? सब अलग अलग पार्ट है, हम लोग सिर्फ मेथड को जाने, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में साफ्ट के बारे में देखो, यहाँ देखो बोल रहा है, एक बार सवाल एक बार आएगा, सर इसको फिर से समझा दीजिए। राइट द डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। बाबू देखो, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ना मैं बताया कि जो मेरा, अगर मान लो कोई माइंस होता है मैनुअल में, तो उसका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होगा। कोई माइंस के तो नो डाउट है, आपको ही पता है बहुत ज्यादा होगा। कोई माइंस 1 किलोमीटर तो लंबा चौड़ा होता ही। अब 1 किलोमीटर का बीच में तुम जाके मापोगे तो उसका गहराई कितना हो, तो कैसे पता करें? आप नहीं समझ पाओगे, है ना। 1 किलोमीटर का कोई भी एरिया माइंस में आप जाके बीच में मापोगे कि इसका गहराई कितना पहुंचो, नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए उस जगह पे हम लोग इंस्टीट्यू पिलर बना के छोड़ देते हैं। मतलब उस पार्ट को काटते ही नहीं, वो जो पार्ट है ना मिट्टी का चारों तरफ काट लेते, वो ऐसे ही रह जाता है, इसी तरह छोड़ देते हैं। अब वो जगह पे तुम माप सकता है कि नहीं कितना है इसका हाइट,
बस उसी तरह मापेंगे। तो इसके लिए कुछ डायमेंशन सेट है। क्या डायमेंशन है कि ये जो हाइट होगा ना किसी भी हालत में 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये जो आप बनाओगे इसका जो ऊंचाई होगा इंसिटू पिलर जो आप छोड़ोगे इसका हाइट किसी भी 2.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा। और अगर ये 1.25 मीटर से ज्यादा होता है तो उसका नीचे का दाया कम से कम 1.5 मीटर का रहेगा। यही बात बोला गया है। तो बेस डाया शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर नीचे रहेगा अगर इसका हाइट 1.25 मीटर होता है तो। एक मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं बाबू, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकता है कि अगर इसका हाइट जो ऊंचाई है 1.25 मीटर रहेगा तो इसका बेस का जो डाया होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। बाद बाकी तो मैं रिवीजन करवा कर आपको याद करवा ही दूंगा, उसके लिए चिंता मत करो। तो यहाँ पर मोटा मोटी एक बात समझ में आया कि इन सिटू पिलर क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। अब सवाल है कि सर अगर 2.5 मीटर से अगर ज्यादा हमको हाइट मापना तो क्या करेंगे। देखो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल नॉलेज वाला चीज, देखो बहुत सिंपल ट्रिक्स आप भी सोच सकते हो। मान लो वो इन सिटू पिलर था, इससे हम लोग माप रहे थे। अब मान लो इसका हाइट मेरा कितना होगा, इसका हाइट मेरा पहुंच गया मान लेते 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। तो 0.2 मीटर तोड़ दो ऊपर से, कितना बचा मेरा, तो कितना बच गया मेरा 2 मीटर बचा है। इसे मार्क कर दो कि यहां से लेके यहां तक 1 मीटर था, यहां से यहां तक मेरा 2 मीटर है। बस इस तरह से फिर नीचे की ओर बढ़ाएंगे, ऊपर वाला तोड़ते जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे माइनस डेप्थ बढ़ेगा इसको बढ़ाएंगे, ऊपर वाला हटाते जाएंगे तोड़ तोड़ के। बस यही करना है, यही करना है। तो ये 2.5 मीटर के नीचे भी रहेगा और मेजरमेंट मेरा होता जाएगा। अब जैसे मेरा नीचे जाएगा, मान लो थोड़ा सा और नीचे चल गया, इतना चला गया नीचे, ठीक है, आपको 3 मीटर में सेट कर देंगे इसको, स्केल को 3 मीटर यहाँ लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ऊपर वाला फिर इतना तोड़ के हटा देंगे, इसको तोड़ के इतना हटा देंगे। इसको साइड से थोड़ा छिल दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर 4 पे मार्क करो, फिर 5 पे मार्क करो, ऊपर से तोड़ते जाओ, नीचे मार्क करते जाओ, ऐसा होगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी समझ में नहीं आया कैसे कर रहे हैं, या समझ में आ गया? तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, और मैनुअल में मापते, क्योंकि मैनुअल में काम करते हैं ना डियर स्टूडेंट, वहां पे मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैकेनाइजेशन में सब चाहिए, थ्योरोडाइट है, ईडीएम है, टोटल स्टेशन है, लेकिन मैनुअल में कहां है, ठीक है। तो ये सारे चीज डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी वीडियो लेक्चर यूट्यूब में देखो, टेलीग्राम में देखो, जो चैनल आपको ज्वाइन करना है करो। लेकिन बाबू एक बात आप नोटिस करना, कोई भी चीज इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, और दिमाग में ना हमेशा स्ट्रेस रहता है क्या चीज। क्लासेस में ना इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, हर चीज को आपको क्लियर करते जाएंगे कि क्या चीज है, और समझने में भी आपको सुविधा होगा। तो मोटा मोटी आज का जो सेशन सा टॉपिक्स है यही तक हम लेंगे, इसी चीज को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का 2 दिन और टाइम लगेगा, जहां तक मुझे अंदाजा है, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ, मतलब संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 क्लास लगेगा, जिसमें हम लोग ये टॉपिक को पूरा खत्म करते हैं। कोल्ड रोड, रैंप सब खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे की क्लास लग जाएगा, क्योंकि कुछ एमसीक्यू नोट्स भी उसको भी लिखना पड़ेगा, और बाकी चीजें भी चर्चा करना, बीच में एग्जामिनेशंस के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो मुझे 2 दिन का और तो टाइम लग ही जाएगा, इससे कम में तो होगा नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। अब आप लोगों का जो डाउट है, जितने भी सवाल है, ठीक है ना, जो भी आपके मन में आता है, ठीक है, आप अपना सवाल को पूछो, जितने भी डाउट्स है अपना डाउट्स को पूछो। बहुत लड़का लोग यूट्यूब में, ये व्हाट्सएप में मैसेज किया है, अभी तो देख नहीं पाऊंगा। देखो बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना, मैं बता दे रहा हूं, अगर परमानेंट है तो 1.5 से कम नहीं होगा, और अगर टेम्परेरी है तो 1.3 से कम नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हम लोग का ये सवाल है, हम लोग इस सवाल को पढ़ेंगे, इसको नहीं तो लिख लो आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच, बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच कितना होता है, ठीक है। तो 2 तरफ होगा, परमानेंट अगर कोई बेंच है मेरा तो 1.5 से कम नहीं होगा, और कोई बेंच अगर टेम्पररी है तो 1.3 से कम नहीं होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच, एक क्वेश्चन लिख लो, राइट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच, राइट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच कितना होगा, इसको 2 बात में बताया। पहला बात क्या बताया बाबू आपको, ठीक है, अगर परमानेंट है, परमानेंट है तो कितना होगा 1.5 से कम नहीं, नॉट लेस देन लिखो, नॉट लेस देन 1.5, ठीक है। और अगर टेम्पररी है कितना होगा, नॉट लेस देन 1.3, ठीक है। ये एक सवाल छूटा हुआ नहीं है, हम लोग पढ़ाएंगे इसको हम लोग। ओवर हेड लाइन फ्रॉम ओबी बेंच, इस पे हम लोग चर्चा करें, सब आएगा। 45 मीटर होता है, 12 मीटर होता है, माफ करना 12 मीटर होता है। डेप्थ ऑफ रिपिंग, ओबी बेंच, डंपिंग, और एक बार एक्सप्लेन कर
ऑफ रिपिंग और ओबी डंपिंग। देखो डेप्थ ऑफ रिपिंग क्या होता है, जैसे मान लो वो ओबी को आप डंप कर रहे हैं ना, तो जमीन पे सिंपल डंप नहीं होता, उसमें हम लोग थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं ना, तो जो गड्ढा करते हैं ना उसको डेप्थ ऑफ रिपिंग बोलेंगे, उसी का गहराई बोलेंगे। इसका कितना होगा 1.5 मीटर से 2 मीटर। तब जाकर हम लोग ओबी मटेरियल को लाके इसको हम लोग डंप करेंगे, ऐसे करके तब ओबी को डंप करेंगे। इससे क्या होगा ना, स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा। डंपिंग और ओबी डंपिंग। ओबी डंपिंग का मतलब सिंपल है, डंप जहां ओबी कर रहे हो, ठीक है। सर ओपन कास्ट माइंस कितने मीटर तक हो सकता है? अच्छा, और ये डिपेंड करता है ना आपको कोल का ग्रेड क्या है मेनली, ठीक है ना। कोल का ग्रेड किस ग्रेड का आपका कोयला है, ठीक है, उसका इकोनॉमिकली हो रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम लोग जो मैकेनाइजेशन के थ्रू 1:8 रेशियो में स्ट्रिपिंग रेशियो में काम कर लेते हैं, ठीक है ना। कोल का सीम का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो तुम्हारा डेप्थ है, मान लेते हैं डेप्थ आपका, मान लेता हूं मैं आपका डेप्थ 100 मीटर, लेकिन नीचे जो कोयला है ना 30 मीटर कोयला है मोटा, तो काहे नहीं निकालोगे बोलो। अब मान लो नीचे यहाँ पर 50 मीटर ही है, लेकिन नीचे वाला कोयला कितना मीटर है, मात्र 2 मीटर है, तो कौन निकालेगा 2 मीटर 50 मीटर के लिए? कोई नहीं निकालेगा। लेकिन 30 मीटर 100 मीटर में तो आराम से निकाल लोगे। तो डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कितना कोयला है ना, प्रॉपर्टी टू इकोनॉमिकली है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। परमानेंट के लिए 1.5, टेम्पररी के 1.3। क्या चीज के लिए तुम बोल रहा है? रोल नंबर B146 यशवरी कुमार। अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल क्या होता है? अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल और ओवरऑल पिट स्लोप एंगल एक ही होता है, ठीक है। अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल ओवरऑल स्लोप एंगल को हम लोग बोलते हैं, ठीक, उसी का नाम अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल। सर बेंच का फेस थोड़ा बताइए। देखो वो बेंच का फेस ना, देखो ये चीज ना थोड़ा सा मेरा जो डेटा है ना, मेरा एक्चुअल डेटा नहीं मिला, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे अभी तक पता चला, जो मुझे बताए मेरे हिसाब से तो फेस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाईवल, इसको हाईवल तो कंफर्म बोलते हैं, ठीक है, और फेस इसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी चलो अभी जो मेरे पास हमको मिला ना, इसी को फेस मुझे मिला है, इसी को मैं फेस बोल के डिफाइन किया गया, ठीक है। अभी फिलहाल इसी को आप दिमाग में रखो, और आपके अगर आपको लग रहा है कि सर ये फेस इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको फेस बोलते हैं, तो एक बार आप सिर्फ रिप्लाई दो कि 1 नंबर में जो फेस लिखे सर सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार चेक करना होगा मुझे, थोड़ा सा ना हल्का सा जस्ट क्या हो गया कि मेरा नोट्स का कुछ पार्ट ना मिल रहा नहीं, उस पार्ट को देख लेना होगा।